Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Exams are here again, guys. A new opportunity for all of you to prove yourself again. असेसमेंट्स जैसे भी हुए हैं अच्छे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुरे हुए हैं तो उनको भूल जाओ और अब अपने मीड ईयर एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है ना सारा ध्यान उस तरफ लगा दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप यू ऑल हैव सीन द सिलेबस एंड द स्केड्यूल। दोनों चीज़ें गूगल क्लासरूम पे शेयर हो गई हैं। अच्छा, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम वीडियोस बना के तुम लोग की इस तरह हेल्प करता रहूँ, इंशाल्लाह जैसे पहले करता था। तो अभी जो मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ना बार-बार, वो यही आ रहा है कि सर आपने सिलेबस में लिखा है कि ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ग्रेड 9 एंड 10 आर इंक्लूडेड। तो अब वो टॉपिक्स थोड़ा-सा हमें बता दें कि वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं और उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो मेरे ख्याल से मैं ये डॉक्यूमेंट तुम लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ गूगल क्लासरूम पे। लेकिन अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं जो है वो इस वीडियो में तुम लोग को थोड़ा-सा याद दिला देता हूँ, थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं ग्रेड 9 में जो हमने कवर किए हैं, ग्रेड 10 में जो हमने कवर किए हैं, ग्रेड 11 में जो हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रेड 10 के सिलेबस में भी हमने कुछ इसी तरह लिखा है कि ऑल द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन ग्रेड 9। और ग्रेड 11 के सिलेबस में भी हमने कुछ इस तरह लिखा है कि ऑल द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन 9 एंड 10। तो वो टॉपिक्स जो 9 और 10 में कवर किए हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं मिलके। और मैंने चूंकि सब टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लूंगा। और बाकी आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो ग्रेड 10 और ग्रेड 11 दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ ये, जिसमें सारे टॉपिक्स जो है ना उसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले ग्रेड 10 वालों का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेंगे और फिर वहीं से कंटिन्यू करते हुए ग्रेड 11 वालों से भी बात कर लेंगे। तो आई होप ये दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, वेटेजेस हो गए, मार्क्स हो गए, पेपर से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उस पे मैं अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको वीडियो भी तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर कर दूं जैसे पहले करता था। तो अभी जो है ना मैं सिर्फ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तुम लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो ये वीडियो इंशाल्लाह तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो है ना वो हट चुके हैं, कौन से टॉपिक्स जो है वो अब नए आ चुके हैं। तो हम पहले भी ये बातें कर चुके हैं, टाइम टू टाइम क्लास में भी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन एक रिफ्रेशर तुम लोग के लिए हो जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड 9 के टॉपिक्स की, ठीक है। तो ग्रेड 9 में जो तुमने सबसे पहले टॉपिक जो कवर किया था ना उसका नाम था नंबर्स। अच्छा, नंबर्स को हम यहाँ रिवीजन कहते हैं क्योंकि आपको पता है नंबर्स जो है ना ये आप 6 7 8 में पढ़ते हुए आ रहे होते हो और यहाँ आके जो है ना थोड़ा सा उसको रीइंफोर्स करते हो और थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो है ना वो आप कवर करते हो। तो नंबर्स में आपको क्या क्या करना है, यू हैव टू कवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें नंबर्स में कवर करनी है। यू हैव टू कवर रेशियोज, रेशियोज के जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कवर करने हैं। यू हैव टू कवर द टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड है। एस्टिमेशन आपको देखनी है। आपको परसेंटेजेस देखनी है, सिंपल परसेंटेजेस पेपर वन में आना शुरू हो गई हैं तो आपको परसेंटेजेस भी देखनी है। ठीक है, परसेंटेजेस का मतलब ये हो जाएगा कि 20% ऑफ 100 कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस हो गई, डिस्काउंट प्राइस हो गई, प्रॉफिट हो गया, न्यू प्राइस निकालना, ओल्ड प्राइस निकालना, ये सब चीज़ें जो है ना वो सिंपल परसेंटेजेस में आना शुरू हो गई हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नंबर्स के टॉपिक में आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ ये भी आपको पता है। एलसीएम एचसीएफ के जो जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स और एलसीएम एचसीएफ निकालना, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, और स्मॉल एस नंबर निकालना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना और पी क्यू आर की वैल्यू निकालना। ठीक है ना, जैसे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी पावर्स में पी क्यू आर लिखा हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, बोला है पी क्यू आर की वैल्यू निकालो। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो आपके पेपर वन में नंबर्स के टॉपिक में जो है ना वो आती है। और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको पास पेपर में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नई चीज है वो रिकरिंग डेसिमल्स है। रिकरिंग वो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके सवाल भी तुम्हें थोड़े बहुत जो है वो अब जो नया पेपर है 2025 का उसमें मिल जाएंगे, आईजीसीएसई में तुम्हें इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नंबर्स के टॉपिक में ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। नंबर्स जो है ना वो प्योरली P1 का टॉपिक है, पेपर वन में आता है, P2 में बहुत कम आता है। तो अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो तो पेपर वन में आपको नंबर्स को जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नंबर्स में ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टॉपिक पे जो कि है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है ना वो सॉल्व करनी आनी चाहिए, जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेस इन सिंगल डिनोमिनेटर्स। दो फ्रैक्शंस आपको देंगे, एलसीएम लेके जो है ना वो आप उनको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप एलसीएम के थ्रू उनको जो है वो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और मल्टीप्लाई डिवाइड में सिंप्लीफाई करोगे।
तो ये सारा काम जो है ना वो आपको अलजेब्रा में देखना है। इसके अलावा फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एक्सप्रेशंस, 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड लगाना। अच्छा, क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए फिर आप क्या करते हो, वेरिएबल को कॉमन लेके फिर उस पे वो लगाते हो मिडिल टर्म, तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके अलावा मेक लेटर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, सब्जेक्ट बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, पी को सब्जेक्ट बनाना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आपके अलजेब्रा में आते हैं। तो अलजेब्रा में आपको एक्सपेंशन हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई, ये सारी चीजें जो है ना वो अलजेब्रा का पार्ट है। और अलजेब्रा भी बेसिकली P1 में ही आता है, ठीक है ना, P2 में बहुत कम आता है लेकिन आता है। P1 में ये ज्यादा इसकी जो है ना वो चांसेस होते हैं आने के। तो नंबर्स हो गया, अलजेब्रा हो गया। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है ग्रेड 9 का, वो हमारे पास है सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, और उसके अलावा जो उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पूरी बड़ी 12 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके पास आती हैं, जिसमें आपको एक्सप्रेशंस जो है बनाने होते हैं, फिर इक्वेशंस बनानी होती हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में है। ये ज़्यादातर पेपर 2 में आता है। पूरा जो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है वो आपने देखा है P2 में आता है, P1 में वो नहीं आता, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है जिसमें हम मिडिल टर्म लगा के फिर ईदर और करके जो है वो वैल्यूज निकालते हैं, तो ये जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड आपके P1 में आ सकता है। बस एक चीज थोड़ी सी जो है ना वो बच्चों को कंफ्यूज करती है। देखो, सॉल्यूशन जब आप कोई सॉल्व कर रहे होगे इक्वेशन को, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो। लेकिन अगर आपने क्वाड्रेटिक उसको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो आप फिर क्वाड्रेटिक वो फॉर्मूला नहीं लगाते, आप मिडिल टर्म लगाते हो। तो ये थोड़ा सा बच्चों को ना चीजें कंफ्यूज अभी भी कर रही हैं कि भाई सॉल्व करने बोल रहे हैं, फैक्टराइज करने बोल रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। भाई जो है, वो फैक्टराइज में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगता, फैक्टराइज में वो मिडिल टर्म लगता है। तो सॉल्व करने के लिए जो है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। तो ये कुछ चीजें जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको थोड़ा सा जो है ना वो जहन में रखना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला, ग्रेडियंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, equation of straight line, parallel and perpendicular lines, finding the coordinates of point of intersection। ये जो coordinates of point of intersection है, ये simultaneously equations को जब हम solve करते हैं, तो जो x और y की वैल्यू आती है बेसिकली वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, सही है। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है, तो ये दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छी तरीके से करना है। नंबर्स P1 के लिए इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा भी P1 के लिए है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ये आपके पास P2 में आता है ज़्यादातर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री P1 P2 दोनों में आता है। अच्छा, इसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपके पास है इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज में यू हैव टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद उसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन और उसकी ग्राफिंग, ये तीनों चीजें जो है ना तुम्हें इनइक्वालिटी के टॉपिक में करनी है। ये तुमने ग्रेड 9 में की है। और ये जो है ना P1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी ज्यादातर जो है ना वो P1 में ही आता है, ठीक है। P2 में थोड़ा कम आता है, लेकिन यह है कि चांसेस हैं, 10% चांसेस होते हैं। लेकिन ये है कि 90% चांसेस इसके जो है वो P1 के ही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री P1 P2 दोनों के लिए हो गया। इनइक्वालिटी जो है वो P1 के लिए हो गया मेनली, P2 में बहुत कम चांस है। लास्ट टॉपिक जो आपने फर्स्ट टर्म में किया था ग्रेड 9 का, वो था इंडाइसिस, सर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें तुम्हें इंडाइसिस भी अच्छी तरीके से करनी है, सारे के सारे जो उसके लॉज हैं वो तुम्हें कवर करने हैं। इसके अलावा तुम्हें जो है वो सर्ड्स कवर करना है। सर्ड्स में आपके पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है। और इसके अलावा फिर आखिरी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स कैसे लिखते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्जन, और फिर इनके प्लस माइनस जो चार ऑपरेशंस हैं, कैसे प्लस करना है दो नंबर्स को, कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, अगर दो नंबर्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो मिलते हैं। इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपने देखी होंगी पेपर में, तो वो भी जो है वो अच्छी तरीके से कर लेना। तो हमारे पास सर्ड्स, इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी प्योरली P1 का टॉपिक है, P2 में बहुत कम आता है। तो इंडाइसिस सर्च जो है ये भी P1 हो गया, इनइक्वालिटी भी P1 हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री P1 P2 दोनों हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो P2 है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास अलजेब्रा है ये भी P1 है, ठीक है, ज़्यादातर P1 में ही आता है। और आपका जो नंबर्स का टॉपिक है ये भी जो है वो P1 के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 में आपने ग्रेड 9 में स्टार्ट में वेरिएशंस किया था, वेरिएशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये भी P1 का टॉपिक है, P2 में कम आता है। अगर क्यूब आ रहा है, जैसे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, तो क्यूब वाले जो क्वेश्चंस है ना वो जो है P2 में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है क्यूब रूट निकालने के लिए। लेकिन स्क्वायर वाले जो है ना वो आपके P1 में ही आते हैं। इसके अलावा कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसमें कॉन्ग्रेंट तो सिर्फ वर्ड यूज किया, इसमें कॉन्ग्रेंट जो है ना वो हमें प्रूफ करना नहीं आता।
वो हट गया है हमारे पास से। सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, कैसे होते हैं, रेशियोज कैसे बनाते हैं, और हम जो है मिसिंग साइड्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग द रेशियोज। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनका शेप सेम होता है लेकिन उनके साइड के जो रेशियोज है ना वो इक्वल होते हैं। साइड्स जो है डिफरेंट होंगी लेकिन उनके रेशियोज इक्वल होंगे। अच्छा, उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। अगर आपके पास दो फिगर्स सिमिलर हैं तो उनका एरिया कैसे निकालना है, उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है, उसके फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, सोकाटुआ बोलते हैं जिनको हम, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो आती हैं, पाइथागोरस थ्योरम है। उसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब दो साइड्स गिवन होती है ना, जो साइन थीटा वाला फॉर्मूला है, साइड वन साइड टू इंटू साइन थीटा, और हाफ आता है शुरू में, तो ये वो वाला फॉर्मूला जो है ना वो भी ट्रिग्नोमेट्री में है। देखो, वेरिएशन P1 का है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स भी P1 का ही है। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स जो है ना ये P2 में आता है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ऐसी चीज है जो P1 में आ सकती है, बाकी सारी चीजें जो है वो P2 में आती हैं। सही है। जो आखिरी टॉपिक है तुम्हारे पास वो ग्रेड 9 में मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन जो है वो आपको पता है, इसमें आपके पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स है। ये रिवीजन है, मतलब ये ग्रेड 8 वाला काम है। जो ग्रेड 8 में तुमने कोन, सिलेंडर और पिरामिड और प्रिज्म के जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह निकाले थे वो इंक्लूडेड है इसमें। आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये जो है वो ग्रेड 9 में करते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ रिंग और 2D शेप्स हो गए तुम्हारे पास। 2D शेप्स का मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, सर्कल, इस तरह की जो चीज़ है, इनके एरिया और पेरीमीटर वगैरह निकालना वो सब इंक्लूडेड है। और शेडेड रीजन निकालना, एरिया और एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये भी जो है वो मेंसुरेशन में इंक्लूडेड है। इसके अलावा नेट्स ऑफ सॉलिड, जो नेट डायग्राम हम बनाते हैं, मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट को जब हम ग्राउंड पे खोल के बनाते हैं तो जो शेप बनती है उसको हम कहते हैं नेट डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे पास मेंसुरेशन में आती है। ये P1 में भी आता है, ये P2 में भी आता है। तो दोनों के हिसाब से जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है। तो हमने कौन कौन सी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली। हमने ग्रेड 9 का सिलेबस डिस्कस किया है जिसमें नंबर्स है, अलजेब्रा है, ठीक है, सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इनइक्वालिटी है, इंडाइसिस, सर्ड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेरिएशन है, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन है। P2 के हिसाब से सॉल्यूशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है P2 के हिसाब से। बाकी सारी चीजें जो है ना वो मेनली आपके पास P1 में पूछी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ जरा जल्दी से हम ग्रेड 10 का सिलेबस भी जल्दी से डिस्कस कर लें। अच्छा, ग्रेड 10 में हमने स्टार्ट किया था फर्दर ट्रिग्नोमेट्री से। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास है साइन और कोसाइन रूल, एंड देन यू हैव एरिया ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, जो साइड वन और साइड टू साइन थीटा के हिसाब से होता था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करी थी। उसके अलावा बेरिंग्स है, 3D वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी चीजें फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आ गई। उसके बाद हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स किया था। इसमें हमने 9 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की थी। सर्कल्स की 4 सिमेट्रिकल थी और 5 एंगल प्रॉपर्टीज थी। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वो टेंजेंट और रेडियस वाली हो गई। ठीक है, और फिर हमने पॉलीगॉन्स भी डिस्कस किए थे। पॉलीगॉन्स में आपके पास फॉर्मूला फॉर द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो इससे रिलेटेड हमने जो 5-6 फॉर्मूलाज जो डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है ना वो आपके पास आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री प्योरली जो है वो P2 का टॉपिक है। ये ज़्यादातर P2 में आता है लेकिन इसमें बेरिंग वाला जो पार्ट है, और हाँ, 3D वर्ड प्रॉब्लम अगर आसान सी है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लग रहा है तो वो P1 में आ सकता है, लेकिन यह है कि इसके अलावा मेनली ये P2 में ही आता है। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स, ये P1 P2 दोनों में आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा फंक्शंस की नोटेशन जिसमें हमने इनपुट आउटपुट चेंज करना सीखा था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन सीखा था, कंपोजिट फंक्शन सीखा था, डोमेन और रेंज सीखी थी। डोमेन एक्स की वैल्यूज हो गई, रेंज वाई की वैल्यूज हो गई। अगर मैं आपको एक्स की वैल्यूज दूं तो आप वाई की वैल्यूज कैसे निकालोगे, तो ये सब चीजें जो है ना ये आपके फंक्शन में आती हैं। और ग्राफ ऑफ फंक्शंस में फिर आपने प्लॉटिंग सीखी थी, और प्लॉट करके लाइंस ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना सीखा था जिसमें आपने प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसमें ग्राफ बनाना था क्वाड्रेटिक जिसमें वो बनता है पैराबोला, फिर उस पे लाइन ड्रॉ करके आप सॉल्व करते हो, एक्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसकी एक्स की वैल्यूज निकालते हो। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू अ कर्व, ये सारी चीजें जो है ना वो ग्राफ ऑफ फंक्शंस का पार्ट है। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस P1 P2 दोनों में आ सकता है, फंक्शन नोटेशन P1 में आता है बस। और ये जो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स है ये P1 P2 दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में
बेयरिंग वाला पार्ट और पाइथागोरस थ्योरम जो है ना ये P1 में आ सकता है, बाकी सारी चीजें P2 में आती है। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस तक का जो वो सिलेबस है ना, यहाँ तक का सिलेबस हमने ग्रेड 10 को दिया है उनके मिड ईयर एग्जाम्स के लिए। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन उनका लास्ट टॉपिक है, सही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेड 11 वालों की। ग्रेड 11 वालों ने काइनेमेटिक्स किया था इसके बाद, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स भी जो है वो ग्रेड 11 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ग्रेड 10 वालों का सिलेबस जो है ना वो यहाँ पे खत्म हो गया है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस तक ही उनको तैयारी करनी है। तो ग्रेड 9 के ये सारे टॉपिक्स हो गए और ग्रेड 10 के हमने ये 4 टॉपिक्स उनको दिए हैं, तो उनके पास भी अच्छे खासे टॉपिक्स हो गए। अब हम बात करें ग्रेड 11 वालों की। ग्रेड 11 के सिलेबस में पूरे 9 के टॉपिक्स हैं, पूरे 10 के टॉपिक्स हैं, और 11 के टॉपिक्स हैं सिर्फ 2 के अलावा, सही है ना। तो अब ग्रेड 10 वालों जल्दी से तुम लोग भी सुन लो। ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बाद तुम्हें काइनेमेटिक्स करना है। काइनेमेटिक्स में यू हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यू हैव स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद तुम्हें जो है वो कन्वर्जन भी आनी चाहिए, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनना है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनना है। तो ये भी तुम्हें कन्वर्जन आनी चाहिए। एरिया अंडर द कर्व वाला कॉन्सेप्ट, स्पीड निकालना, ये सारी चीजें जो है, टेंजेंट तुम्हें भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स में टेंजेंट भी ड्रॉ करी थी। तो काइनेमेटिक्स तुम्हें करना है। यू हैव टू कवर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारे पास है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, बार ग्राफ है, स्कैटर्ड डायग्राम है, पाई चार्ट्स है। यू हैव टू कवर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसमें आप क्वार्टाइल रेंज निकालते हो, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, इसके अलावा परसेंटाइल। तो ये सारी चीजें तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो तुम्हें करना है। काइनेमेटिक्स P1 में भी आता है, P2 में भी आता है, दोनों में आ सकता है काइनेमेटिक्स, और इसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी P1 P2 दोनों में आता है। इसके अलावा एवरीडे मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रॉफिट लॉस और परसेंटेजेस है, डिस्काउंट है, टैक्स है, कमीशन है, सिंपल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके, ये ग्राफ जो है ये ग्राफ रीड करने होते हैं बेसिकली। एक्सपोनेंशियल कर्व तुमने देखा है टिक की तरह होता है, इसको रीड करना ग्राफ्स के थ्रू। इसके अलावा हायर परचेज बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपने अभी 10% दे दिया, जो रिमेनिंग है वो आप जो है वो 6 मंथ्स में दोगे, बताओ कितना मंथ आपको, हर मंथ आपको कितने पैसे देने हैं। तो ये हायर परचेज बेसिकली इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होता है। अच्छा, मनी एक्सचेंज आपको पता है, मनी कन्वर्जन हो गया, डॉलर से जो है वो यूरो में कन्वर्ट करना, यूरो से डॉलर में कन्वर्ट करना। टाइम प्रॉब्लम्स आपको आ गया, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। तो ये सारा सारा जो है ना वो एवरीडे मैथ्स में आता है। तो इसमें से कुछ चीज़ें P1 की हैं, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें P2 में आती हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेजेस वगैरह निकालनी होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स सी, तो कैलकुलेटर चाहिए होता है। तो एवरीडे मैथ्स जो है ना उसमें कुछ चीज़ें P1 में आती हैं, जैसे टाइम हो गया, मनी के प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें P1 में आ जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेनली P2 में ही आती है। इसके अलावा सिमेट्री है, सिमेट्री में 3 चीज़ें आती हैं, लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री तब होती है जब 2D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और प्लेन सिमेट्री उस वक्त होता है जब वी हैव अ 3D ऑब्जेक्ट, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट को में आप लाइन नहीं बना सकते, यू हैव टू मेक अ प्लेन, प्लेन से ही वो कट होगा। तो लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री, ये सिमेट्री है, ये 1 या 2 नंबर की आती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो है ना हमारे पास P1 में आती है, P2 में बहुत कम आती है। P2 में मेरा नहीं ख्याल के कभी आई होगी, लेकिन मे बी आ सकती है 1-2 नंबर फिल करने के लिए। अच्छा, 11 के टॉपिक्स की बात करें तो पहला टॉपिक सेट्स ऑफ वेन डायग्राम है, ठीक है। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम है आपके पास, जिसमें यू हैव टू स्टडी यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, टाइप्स ऑफ सेट, और उनकी टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते थे। शेडिंग आती है, और फॉर्मेशन ऑफ सेट नोटेशन, मतलब एक तो शेडिंग करनी होती है, और एक जो शेडिंग को देख के सेट्स लिखने होते हैं वो भी आ गया। वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट एंड कंबाइंड इवेंट्स, पॉसिबिलिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम देखते थे एक ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई करते थे, 2 ब्रैकेट्स होते थे तो बीच में प्लस का साइन आता था, ये वो हो गए। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स आपके पास रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। वेक्टर्स हो गया उसके बाद, ठीक है। ये वेक्टर्स में 2D कॉलम मैट्रिक्स, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ये सारी चीजें जो है ना वेक्टर्स में आ गई। फिर आपके पास वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स, जिनकी हाइट सेम होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो वेक्टर्स में तुम्हारी कवर करनी है तुम्हें। यू हैव टू कवर कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, इसमें हमने ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह बनाना कंपास प्रोटेक्टर यूज करके, इसमें बेरिंग भी आ जाती है। इसके अलावा ये जो टॉपिक लिखा है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, ये नहीं है, ये जो है वो हम इंशाल्लाह सेकंड टर्म में करेंगे। सेकंड टर्म में ये 2 टॉपिक्स है हमारे, नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेड 11 वाले ये दोनों टॉपिक्स की तैयारी नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसको हम मैप्स और स्केल ड्राइंग्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर वो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी करेंगे, जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। यहाँ तक जो है वो ग्रेड 11 वालों का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक्स जो है वो उनको छोड़ने हैं,
एक हो गया नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, और एक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये तुम्हें कवर करने हैं। इसकी तैयारी तुम्हारी पहले से काफी हो चुकी है, क्योंकि ये सारी चीजें असेसमेंट में आई थी। वेक्टर्स तुमने अभी रिसेंटली किया है, तो वेक्टर्स भी तुम्हें इतना तंग नहीं करेगा, लेकिन वेक्टर्स जो है टॉपिक, उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो है ना काफी ट्रिकी होते हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर्स रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से, और बहुत तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा उसका। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे जब मैं ग्रेड 10 के लिए वीडियो बनाऊँगा, 9 के लिए और 11 के लिए बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगा। 9 की वीडियो तो मुश्किल है, क्योंकि 9 तो इस बार है नहीं मेरे पास। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 और 11 की ज़रूर बना दूँ एक-एक वीडियो, जिसमें तुम्हें गाइड कर दूँ कि किस तरह तुम्हें जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो तुम, कौन सा टॉपिक है, किसकी क्या एक्सपेक्टेड वो है वेटेज। ठीक है, तो वो थोड़ा-सा जो है ना, मैं मुझे टाइम दो इंशाल्लाह, तो मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल टॉपिक्स की बात करनी थी मुझे, तो आई होप ये सारे टॉपिक्स जो है ना अब तुम्हारे लिए क्लियर हो गए होंगे, तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि क्या-क्या चीज़ें तुम्हें कवर करनी है। बाकी ये है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स हाज़िर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि ये कि सबका भला हो जाए। ठीक है? और ऑल द बेस्ट।